अब बनाओ कॉपी में हेडिंग पराविद्युतांक बनाओ, पराविद्युतांक। इसे बोलो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या बोल रहे हो? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ध्यान तो समझना, दो तरीके से समझाऊंगा, दोनों तरीके से अच्छी तरह समझना, ठीक है। किसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पराविद्युतांक? पता किसे कहते हैं पराविद्युतांक? पता किसी को क्या होता है पराविद्युतांक? पता? चलिए पराविद्युतांक पता? पता? आप बताओ पराविद्युतांक किसे कहते हैं? बोलो 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 बोलो। बस जी नहीं। जब हम कूलाम का नियम पढ़ रहे थे, बात ना करो, जब हम कूलाम का नियम पढ़ रहे थे तो कूलाम के नियम में हमने एप्सिलॉन नोट का नाम बताया था। अगर इस बच्चों को याद हो तो एप्सिलॉन नोट का नाम बताया था, कूलाम के नियम में पढ़ाया था कि एप्सिलॉन नोट का नाम क्या हो। कूलाम के नियम में एप्सिलॉन नोट का नाम हो निर्वात की विद्युतशीलता। याद हो तो निर्वात की विद्युतशीलता, 1 मिनट के लिए याद कर लो कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या हो। निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बताया था, है ना। निर्वात की विद्युतशीलता। एक और नाम याद रखना, अगर हमने यहाँ लिख दिया ना एप्सिलॉन नोट, खाली एप्सिलॉन नोट, ये हम भी लिख सका, एप्सिलॉन नोट के नीचे एम भी लिख सका, खाली एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट ने खाली एप्सिलॉन लिख दिया तो इसका मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता। इसका नाम याद रखो 1 मिनट के लिए, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। इसका मतलब है एप्सिलॉन नोट का मतलब है खाली किसी माध्यम की विद्युतशीलता। या एम भी लिख सको, माध्यम का मतलब मीडियम, है नहीं, ये अच्छा रहेगा, समझे। यहाँ एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन एम इसका नाम है किसी माध्यम की विद्युतशीलता। इसका मतलब है अगर हम कभी ऐसा कर दे निर्वात की विद्युतशीलता को ऊपर रख दे इस तरह, निर्वात की विद्युतशीलता जो को मान होगा सवाल में दिया जाएगा, इसका मान फिक्स हो, है ना। एप्सिलॉन नोट का जो मान हो वो फिक्स हो, 8.85 गुणा 10⁻12 हो उसका मान, है ना। जो एप्सिलॉन एम होगा इसका मान अगर नीचे रख दिया, कभी भी इसका मान नीचे रख दिया जाए, ई एम और बराबर, तो जो मान निकल का आएगा ना वो के का मान निकल का आएगा। इस के को हम पता क्या कहते हैं? इस के को हम कहते हैं पराविद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं सर। इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और ये हमेशा पता है किसका हो? कांच का गत्ता हो, जो रबर होता है ना, किसी जो पदार्थ हो ना, जैसे टीवी भी लेकर आया, फ्रिज या कूलर लेकर आए, उसके पीछे वॉशिंग मशीन में लेकर, उसके पीछे गुद्दा सा लगा हुआ हो, उसे बोल हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक। आवाज सबकी आनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो चाटा लगा गाल पर खींच कर। क्या बोल रहे सर? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। उच्चारण करना जरूरी, बहुत ज्यादा चीजों को उच्चारण करोगे तो अधिक समय तक तो याद रहेगी चीजें। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसका हो? माध्यम का। तो क्या पढ़ेंगे? माध्यम का विद्युत पराविद्युतांक, माध्यम का पराविद्युतांक। एप्सिलॉन नोट का नाम बताओ, इसका नाम बताओ। अब बताओ इसे पढ़ना हो तो इसकी परिभाषा बनानी तो कैसे बनाएंगे? निर्वात की विद्युतशीलता तथा किसी माध्यम की विद्युतशीलता, दोनों के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। ये वो परिभाषा जो बुक में लिखी हुई है, जनरल तरीके से सब याद करते हैं। एक बार पेपर में परिभाषा आई थी, लेकिन वो इस तरह आई थी कि पराविद्युतांक किसे कहते हैं, पराविद्युतांक की क्या परिभाषाएं होती है ना। इस तरह परिभाषा आई तो आप किस तरह लिखोगे? यही परिभाषा लिख सकते हैं, नंबर मिल सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं मिलने वाली, है ना। तो ये परिभाषा, मेरा ऐसा मानना, इस परिभाषा को लिखा जाना चाहिए। इस परिभाषा को आप सिर्फ इतना नोट करेंगे, अभी नहीं, इतना नोट करेंगे सिर्फ अभी नहीं, है ना। इसकी परिभाषा खुद लिखेंगे घर तक, जो ओरिजिनल परिभाषा है ना। ये फॉर्मूला आया ही क्यों, बटे में क्यों रखा, इसका कारण समझते हैं, इसका प्रूफ समझते हैं। एप्सिलॉन नोट अपॉन एम, ये आया कहाँ था, है ना, ये आया कहाँ था, इसका मैं प्रूफ दूंगा आपको, है ना। फिजिक्स की है क्वालिटी, उसके अंदर कोई ही फॉर्मूला ऐसा होगा, नहीं तो हर फॉर्मूला प्रूफ होगा, हर चीज़ का रीजन होगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जिसके अंदर कारण होगा। जब तक आप किसी चीज़ का कारण नहीं समझ सकते ना, तब तक उस जो टॉपिक होगा वो पूरी तरह क्लियर नहीं होगा, इंटरनली नहीं समझ मानेगा। इंटरनली समझते हो, अंदर से नहीं समझ माना, अंदर समझ माना जरूरी है। तो के का नाम क्या है? पराविद्युतांक। क्या है? पराविद्युतांक। ठीक है, अपने घर जाओ, मैं नहीं पढ़ा रहा, टाइम मैंने वेस्ट करो। क्या नाम है के का? एप्सिलॉन नोट का नाम, इसका नाम किसी माध्यम का, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। शाबाश, वेरी गुड। लेकिन यह मामला ये नहीं है, कहानी कुछ और। कहानी क्या? सुनो, क्या है ये? क्या एप्सिलॉन नोट, और ये है क्या? अगर आपको कूलाम का नियम याद होगा, ठीक है, किसी बच्चे को कूलाम का नियम याद हो, है नहीं, इसे नोट करो जल्दी फटाफट, इसे नोट करो, बताऊंगा फॉर्मूला आया कहाँ था। तेज स्पीड से नोट करो। फटाफट नोट कर सकते, तेज स्पीड से लिख लोगे। इसकी परिभाषा लिख लोगे ना, आसान है इसकी परिभाषा लिखना। निर्वात की विद्युतशीलता तथा किसी माध्यम की विद्युतशीलता, दोनों के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। घर से लिखिएगा, दोनों के अनुपात को किसी माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसका कोई मात्रक नहीं होता है नहीं। इट हैज नो यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं होता है।
इसकी परिभाषा ये स्पेलिंग नहीं लिखना इसकी, जो कॉपी में लिखोगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, बुक हो तो बुक का यूज करना है, नहीं हो तो गूगल सर्च कर लेना परत इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, समझे। जब नोट्स बनाना हो तो पूरी तरह बनाना चाहिए नोट्स। हटाएं इसको। चलिए, तो पराविद्युतांक को समझने के लिए है ना, अभी तक आपने रटना सीखा, तो पराविद्युतांक को समझने के लिए मेरा ऐसा मानना है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, DEC लिख दिया, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पराविद्युतांक किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। ये आपका Q1, ये रहा आपका Q2, है ना। Q1 और Q2 रहा। जब क्लास में बैठो फोकस पूरा यहाँ लगाओ, है नहीं, घर की बातें मत याद करना। Q1 इंटू Q2, दो आवेश हो गए, तो दो आवेशों के मध्य दोबारा सीखने को मिलेगा, एक बार सीखने को मिलेगा, इसलिए पूरा फोकस लगाओ। फिर कभी क्या पता ऐसा टाइम आओ या ना हो, है ना। ऐसा हो, मेरा काम सिलेबस पूरा करवाना, चाहे मैं किस तरह कर रहा हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ चाहे ऑफलाइन कर रहा हूँ, और आपका काम है सिलेबस समझना, और वो भी मेरे हाथों से समझना, है नहीं तो फिर ऐसा होगा अगर मेरा मूड खराब हुआ तो मैं टीचर रख लूँगा, जिसे पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, चलिए इसमें पूरा करवाएंगे, समझे नहीं। अगर मेरे हाथ तो हो सिलेबस पूरा तो अच्छी बात है, फिर याद नहीं करना पड़ता, वो दिमाग का दिलों में बस जा गई, एक ही बार कापी उठानी पड़ेगी, फटाफट 33 स्पीड से रिविजन हो जाए, ये बात तुम्हें पता। ऐसा बच्चे मानते, मैं नहीं मानता ऐसा, समझे। तो Q1 और Q2 कितने आवेश हो गए, दो आवेश हो गए, तो दो आवेश हो गए, दो आवेश के जो मध्य लगने वाला बल होगा आपने पहले निकालना, इनके मध्य जो लगने वाला बल हो वो कूलम्ब बल हो, है ना। अभी मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ, इन दोनों दो आवेशों के मध्य इनके बीच में कुछ रखा हुआ, वायु नहीं है अभी। जब वायु नहीं है तो इनके बीच में कुछ रखा हुआ, जैसा कांच हो, गत्ता हो, है ना, कुछ इस तरह बुर्दा भरा हुआ हो, लकड़ी का बुर्दा भरा हुआ हो, इस तरह, तो कहते हैं पराविद्युतांक। क्या बोलते हैं, इनके बीच में कुछ माध्यम, इनके बीच में कुछ माध्यम, कुछ पदार्थ भरा हुआ, दो आवेशों के मध्य अभी वायु नहीं है, तो इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा एफ उसे लिख देंगे एम का पता क्या मतलब, मीडियम है, इनके बीच में कुछ माध्यम हो, है नहीं। जब ये बल है दो आवेशों के मध्य लगने वाला, जब इसके बीच में कुछ माध्यम हो, है। अब आपको बताया था मैंने 1/, इसका सूत्र हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, उसके बाद एप्सिलॉन नोट के, ये तो हो के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना R², ये तो फॉर्मूला हो। अब क्या करेंगे हम, ये के है ना, ये के है। अब इनके बीच में जो मध्य लगने वाला, इनके बीच कुछ नहीं भरा हुआ। दूसरा केस, इसके अंदर ही दूसरा केस ये होगा, दो आवेश हो गए हमारे पास Q1 और क्या होगा दूसरा आवेश Q2 होगा। जब दो आवेश होंगे इनके मध्य जो ये हो ना, जो के का मान, इनके बीच अब वायु भरी हुई, जब वायु भरी हुई अब इनके मध्य लगने वाला बल हो, उसे एफ कह दिया हमने खाली। एफ ए भी कह सकते हैं, ए का मतलब एयर हो, ए का मतलब वायु हो, आप ऐसे कह सकते हैं एफ ए ना कहते हो, ऐसे भी कह सकते हैं आप इस तरह, ए नहीं कहते, खाली एफ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ना कहते हो, इसे एप्सिलॉन एम कह दो, इसे एक काम करो, इसे एप्सिलॉन एम कह दो, इसे एप्सिलॉन एम कह दो, इसे कहो एप्सिलॉन नोट, है ना। यहाँ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक नहीं हो जाएगी, के की वैल्यू यहाँ एक हो जाएगी, क्योंकि वायु भरी हुई। यहाँ इस टाइम क्या है, वायु के लिए आपको बताया था कि जो स्मॉल के हो ना उसका मान 1 हो, जब कूलम्ब का नियम पढ़ाया था, है ना। जब समझाया था वायु के लिए के का मान कितना हो 1, तो यहाँ के नहीं लिखने के का मान 1 लिख देंगे, एक क्यों लिखते नहीं, जहाँ कुछ नहीं हो एक ही हो, है ना। यहाँ होगा Q1, यहाँ होगा Q2, यहाँ होगा अपॉन R², यहाँ होगी समीकरण कितनी होगी 2। आपको पता होना चाहिए, जब आप समीकरण 1 को समीकरण 2 के बटे में रख दोगे तो क्या होने वाला, आइए जानते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 के बटे में क्या होने वाला रखकर, समझे। देखो कैसे कहते हैं, चलिए एक काम करो, इसे एप्सिलॉन नोट रखो, एक और तरीका बताता हूँ, एप्सिलॉन नोट रखो, अब इसे इसके बटे में रखो, या इस वाले के बटे में, समीकरण 1 के बटे में समीकरण 2 रखो, या समीकरण 2 के बटे में समीकरण 1 रखो, कुछ भी रखो, तो देखो क्या होगा। एफ यहाँ लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, इस तरह समीकरण 2 इस तरह लिख सकते हैं। एफ एम बटे में कितना आएगा, एफ आएगा, या एफ ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे इसके बट्टे में लिखोगे तो सब कटने वाला, सब टोटल कुछ नहीं बचने वाला, सब कट जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा 1/k या k/1 आएगा, k/1 है ना, k है ना ऊपर, जब इसे इसके अपॉन में रख देखो, लिख कर देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू कितना k इंटू Q1 इंटू कितना Q2 अपॉन में कितना R²। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्टिक कांस्टेंट की मैं आपको दूसरी परिभाषा बता रहा हूँ प्रूफ तरीके से। अगर अच्छे तरीके से समझ जाना तो फिर सबको कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल भी हो जाएंगे। जो पिछले वाली परिभाषा है ना उसको कोई सवाल नहीं होने वाला, उसको कोई सवाल नहीं होने वाला। मैं जो बता रहा हूँ ना इससे सारे सवाल हो जाएंगे, छोटे छोटे भी। पराविद्युतांक से संबंधित जो सवाल आ सकते हैं या आए हुए है नहीं पेपर में नहीं, जो दूसरा पेपर होगा तुम्हें पता, अगर हम 12वीं का सिलेबस अच्छे तरीके से एक बार स्टडी कर लेना तो फिर नंबर पता कहाँ सीधा, सिर्फ 7 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप SC में 13 क्वेश्चन करने, OBC में, IIT में आओ, करोड़ों का लोन ले सरकार, करोड़ों का, जिस दिन नंबर हो जाए 12th क्लास के बाद, है ना। एक पेपर देना JEE मेंस का, वो पता किस तरह हो, 12वीं का जो मैथ, अगर मैथ अच्छी तरीके से आओ ना, सब पूरा सारे सवाल हो उसके, तो समझ जाओ 8 क्वेश्चन उसके ही है और 7 क्वेश्चन करने कुल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मिलाकर तो नंबर आया पड़ा, समझ गए। तो इतना आसान है नंबर निकालना, बच्चे की सोच ही नहीं जाती वहाँ तक, उसे पता ही नहीं IIT हो क्या चीज़ है अंदर से, ना वो जानने की इच्छा रखता है नहीं। चलो बात करते हैं इस तरह,
हमने भी तो 12वीं क्लास में पढ़ाई करी थी। हम 12वीं क्लास में जब पढ़े हमने किसी सिलेबस नहीं सब पढ़ा, ना कोई मैथ ना फिजिक्स ना कोई केमिस्ट्री, कोई ट्यूशन नहीं है। घर बैठ कर सेल्फ स्टडी करी, लेकिन 17-18 घंटे लगातार पढ़ना पड़ता था। ठीक है, लेकिन दिमाग में 12वीं नहीं आती, 12वीं के बाद था दिमाग में, इसके बाद क्या होने वाला। इसलिए तो 12वीं से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी बच्चे तो पूछ लो जो यहाँ तक पास आउट होकर गए हुए हैं ना, उनकी हालत क्या होगी। बोलते हैं जब 12वीं तक पढ़ते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, घड़ी उस दिन ख़राब हो जा जिस दिन 12वीं के पेपर दे दो, उस दिन कहानी बहुत ख़राब हो जा इंसान की, समझे। और खासकर लड़की से दुर्दशा बहुत बेकार हो जा। एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिन्होंने कुछ करके दिखाया हो 12th क्लास के बाद यहाँ की, एक भी लड़की ऐसी नहीं है। इतने बैच पढ़ा दिए, कोई भी लड़की आज तक ऐसी नहीं है जिन्होंने कुछ करके दिखाया हो। अब देख लो उनकी कहानी ख़राब, क्या तो उनकी शादी हुई है नहीं, क्या मैं गलत दिशा में प्रवेश करेगी, तो तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है नहीं। अब तो मैं खासकर बच्चे का बहुत ख्याल रखूँ, 12th क्लास के बाद यही रख लूँ, एडजस्ट कर लूँ सर। कुछ दिन पहले छोड़ कर देखा तो वह समस्याएं खड़ी हुई है नहीं, माइंड आउट ऑफ चला जा। सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इंसान के ऊपर है नहीं। अब आप अंदाजा लगाओ मैं कैसे सोसाइटी में रहा आऊँगा, मैंने किस तरह आपको हैंडल किया होगा अपने आप को, है नहीं, समझ में आया। तो इस तरह सोसाइटी रखनी पड़े अपने आसपास। चले 1/4 एप्सिलॉन नोट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। उसके बाद यहाँ क्या होगा, Q1 इंटू कितना होगा, Q2 अपॉन कितना होगा, R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर होगा, R स्क्वायर तो R स्क्वायर कट गया, Q1 Q तो Q2 कट गया, 1/4 एप्सिलॉन कट गया। ऊपर क्या बचा, सिर्फ K नहीं बच गया, तो ये बच गया। जब आपका K बच गया आप ऐसे कह सकते हैं FM अपॉन कितना होगा F और बराबर कितना होगा K, है नहीं। किसी माध्यम दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जब दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो, जब दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो उसके बीच मध्य लगने वाला बल, तथा जब दो आवेशों के मध्य कोई वायु हो उसके मध्य लगने वाला बल, दोनों के अनुपात को माध्यम का विरोधांक कहते हैं। समझ गए। इससे भी ये भी फॉर्मूला जो पुराने वाला फॉर्मूला, उससे हम थ्योरी लिखकर परिभाषा लिखकर नंबर मिल सके। लेकिन जब सवाल करने का नंबर आगा ना, अगर किस सवाल में भी कह दिया आपको, एक सवाल तुम ना ध्यान लगा कर अच्छे तरीके से, ऐसा सवाल आया पेपर में जी मैं जो जेईई में 2013 में पढ़ा था, 2014 में है नहीं, मैंने सवाल करवाया था, उससे अगले ही साल आया था, उससे अगले ही साल करवाया था सवाल। क्या था सवाल, देख लो क्या था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान 8 न्यूटन हो। तुम तेरा ध्यान लगा, दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान, आकर्षण बल का हो लगने वाले आकर्षण बल का मान 8 न्यूटन हो। तो 8 न्यूटन को हमने ऊपर रख दिया। देखो 8 न्यूटन, बहुत अच्छी बात है। 8 न्यूटन हो जब उनके बीच है नहीं 8 न्यूटन हो, तथा जब उनके बीच में पराविद्युतांक भरा हुआ हो, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना, 8 न्यूटन, यानी एफएम का मान दे दिया एक प्रकार से। किसका मान दे दिया, एफएम का। कितना दे दिया, 8 न्यूटन दे दिया। अब ये कहा सवाल में, अब उनके बीच में वायु भरी हुई हो तो उनके बीच मध्य लगने वाला बल वो थोड़ा कम हो गया, वो हुआ पता कितना, वो हुआ 2 न्यूटन। कितना हुआ, 2 न्यूटन हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो दो आवेश थे स्टार्टिंग में रखे हुए थे, उनके बीच का लगने वाला पराविद्युतांक का मान क्या होगा। तो इसी सूत्र तो निकाला जा सके, है नहीं। और जिन्हें सूत्र नहीं पढ़ा होगा सवाल नहीं कर सकता हो, समझ में आया। जिन्हें सूत्र नहीं पढ़ा होगा सवाल नहीं कर सकता। और सूत्र कब पढ़ोगे, क्या सूत्र, जब स्पेशलिस्ट तो पढ़ रहे हो, फिजिक्सियन तो पढ़ रहे हो, है जो रिसर्चर हो। कहीं में मेरे पास कॉपी कॉपी देखता हूँ नहीं, हेडिंग देखता हूँ बस सिर्फ, है नहीं। हेडिंग भी क्या देखना, समझ गए। वो दिमाग में आ जो उनसे ही पढ़ा दूँ फिर भी, लेकिन एक क्रम वाइज बनाया हो ना, सीरियल वाइज, तो फिर वो समझ में आया बात है। तो 8 न्यूटन, 2 तो काटने कितना बैठेगा, 2 कितना बैठेगा 4, एफ एम बराबर आ जाएगा, सॉरी के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर, क्योंकि के का तो मान निकालना फॉर्मूले में, के बराबर आ जाएगा आपका, के बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 न्यूटन आएगा जी नहीं। पराविद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट हैज नो यूनिट, ओके। तो कि पराविद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इस तरह सवाल करते हैं। आप कुछ नोट करना चाहते होंगे आप, मुझे लगा आपकी इच्छा होगी इस चीज़ को नोट करने की, है ना। ये अच्छा फॉर्मूला तो नोट कर लो फटाफट, देते स्पीड से इस फॉर्मूले को याद रखना और ब्राइटर बंद कर देना अपने लिहाज से। बुक आपके पास होनी चाहिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, जल्दी फटाफट नोट करो, देते स्पीड सब बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ रहा, खुश रहो बस, क्या करना जिंदगी का, है नहीं। एक अच्छा इंसान बनना सीखो। हमें लगता है आपकी स्पीड कम है, जल्दी जल्दी लिख लो। अब तक तो यूट्यूब वाले लोग भी लिख लिए होंगे। यूट्यूब में ज़्यादा समय लग जाना लिखने में, है ना, इन कंपेरिजन टू ऑफलाइन। क्या हुआ, थ्योरी, क्या थ्योरी लिखना चाहते हो। देखो थ्योरी होती नहीं, सुन लो पहले, सुन लो उसके बाद खुद लिखना।
इतना माइंड सेट करो कि थ्योरी खुद ही लिख लो। ये क्या है बल, है ना, सुनो पहले समझ लो। ये क्या है बल, ये बल तब है जब दो आवेशों के मध्य प्रविद्युतांक हो, है ना। आप इसे कह सकते हैं, आप कहोगे मैंने पूछा बेटे ये क्या है, आप बताओगे एफएम। एफएम नहीं बताना, कभी रेडियो समझो, एफएम नहीं है, रेडियो नहीं है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जब उनके मध्य कोई प्रविद्युतांक हो। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जब उनके मध्य कोई प्रविद्युतांक हो। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जब उनके बीच में वायु हो। दोनों के अनुपात को माध्यम प्रविद्युतांक कहते हैं। कितना आसान, इजी। कुछ बोले हम, ये तो समझाने का स्टाइल हो। काहे टेंशन लेनी 12वीं क्लास में, जब तक हमें तो का गम है। कुछ बोले तुमको याद करने को, लेकिन तुम अभी नहीं बोल पाओगे इसको। हम तुम पर इतना विश्वास रखते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, है ना। वीडियो में सुनोगे जाके तो लिख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो थ्योरी बोल दी है एक बार। देखा कैसे कैसे सवाल आते हैं। आप ना इसको खूबसूरत बनाना हो तो इसके सापेक्ष में ए लिख दीजिएगा। इसको खूबसूरत बनाना हो तो ए लिख दीजिएगा। ए का मतलब एयर, एयर मतलब वायु। अब मैं आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो कई बार पेपर में आया, कई बार। यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं है। एमपी बोर्ड, जितने भी बोर्ड में आया, बोर्ड पे कराएंगे। ओके, हेलो मोहतरमा, रहने दो, क्वेश्चन लिखो। सब बच्चे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, जल्दी ध्यान से क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का है नहीं, हॉट न्यूमेरिकल, कई बार पेपर में आया। 2009, 11, 13, 17, 18 लिख लो। 2009, 11, 13, 17, 18 यूके बोर्ड। सवाल लिखो, सवाल लिखना ध्यान से, अभी समझाऊंगा सवाल लिखते वक्त, है नहीं। पहले सवाल की थ्योरी लिखो तो बेहतर होगा। पहले सवाल की थ्योरी लिखो। अब आपके पास बुक होगी ना, बुक में जाकर देखोगे तो इस तरह के सवाल, काफ़ी सवाल दिखाई देंगे, है ना। बदल बदल का सवाल दिखाई देंगे। तो मैं आपको कराऊंगा, उसके जैसे भी 2-3 सवाल दूंगा करने घर के लिए, है नहीं। HW होगा आपका वो। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो बार बार यूट्यूब में खोल के देख लेना, है ना। तो यहाँ तो सब रिकॉर्ड हो ही रहा। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन न्यूमेरिकल, पहला क्वेश्चन देखो। आज का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये सुनो, ध्यान लगा। पहला ये दो आवेश, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, कई बार पेपर में आया। एक बार समझना, बार बार मत समझना, एक बार समझना। ये दो आवेश प्लस के नाइनी, प्लस के ई, दोनों सेम चार्ज नहीं है। जब दोनों सेम चार्ज हो ना, ऐसे आवेश को ना सजातीय आवेश बोलते हैं। सजातीय आवेश क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नाम बताऊं, इन्हें बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइट नहीं, लाइक चार्ज। अच्छा, आपको इनकी प्रॉपर्टी बता लाइक चार्ज की क्या हो? ये रिपेल हो क्या अट्रैक्ट हो? इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, ये रिपेल हो जाते हैं, है ना। इन दोनों के आवेशों के मध्य जो एक बल लगता है उसे बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। ये दो आवेश रहे हैं आपके। सवाल होगा, यानी सवाल पहले समझा रहा हूँ, लिखने से पहले सवाल समझा रहा हूँ ताकि उसकी परिभाषा अच्छी समझ में हो। दो आवेश, उसमें कहा गया एक तीसरा आवेश लाया जा। सवाल, कई सारे सवाल आए पेपर में ऐसे। आपके पास बुक हो तो बुक खोल कर देखना इस तरह के। दो आवेश, यहाँ 4e और यहाँ e भी लिख सकता होगा। यहाँ प्लस के 16e, यहाँ e लिख देगा। दो आवेश, दो सजातीय आवेश, कभी कभी ये भी कह सकता है विजातीय। विजातीय जब यूज करेगा जब यहाँ प्लस के 4e और यहाँ माइनस के e लिखा हुआ हो, है ना। तो घबराना मत बिल्कुल भी। तो ऐसा लिख दिया जा प्लस के 9e और प्लस के e, इन दो आवेशों के मध्य एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए? एक तीसरा आवेश, इनके मध्य दूरी पता कितनी? a या r या 5 या 8 कुछ भी दे देगा। यूँ कहा कि इन दोनों आवेशों के मध्य एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए ताकि ये दोनों आवेश संतुलन की अवस्था में हो। दोनों आवेश संतुलन की अवस्था में हो। सवाल की लैंग्वेज तो समझ में नहीं आए, क्या कहना चाह रहा, लेकिन उस जो मैंने बोला वो तो समझ में आया होगा, है ना। एक तीसरा आवेश रखना, कहाँ रखा? इसके बीच में तीसरा आवेश कहाँ रखा? मैं तीसरा आवेश यहाँ रखा, कितनी दूरी पर रखा? दोनों तरफ तो बैलेंस हो जा। इधर भी इतना ही बल लगा, इधर भी इतना ही बल लगा। आपको पता होगा एक आवेश दूसरा आवेश बल लगा, वो है नहीं। इधर भी इतना ही, इधर 8 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर भी 8 न्यूटन का बल। तीसरा आवेश कहाँ रखा था? क्या यहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? यानी सवाल में कितनी दूरी पर रखना चाहिए,
है नहीं। तीसरा आवेश कहाँ रखा जाना चाहिए, कहाँ का मतलब कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, यानी आर का मान निकालना। तीसरा आवेश को हम देखेंगे यहाँ हमने क्यों रख दिया, तो कितनी दूरी पे होगा, यहाँ कितनी दूरी पे होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले सवाल लिखो, फिर समझाऊंगा सवाल। लिखो सवाल, प्लस दो सजातीय आवेश प्लस के 9e व ई, 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 लिख दिया, प्लस के 9e व ई के मध्य एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, 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 जब इनके मध्य तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, ताकि ये दोनों संतुलन की अवस्था में हो, ताकि ये दोनों संतुलन की अवस्था में, एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, ताकि ये दोनों संतुलन की अवस्था में हो, ताकि ये दोनों संतुलन की अवस्था में हो, जबकि इनके बीच की दूरी a मीटर है, छोटे वाला ये लिखना, जबकि इनके बीच की दूरी a मीटर है, जबकि इनके बीच की दूरी a मीटर है, जबकि इनके बीच की दूरी a मीटर है, लिख लिया, जबकि इनके बीच की दूरी a मीटर है। देखो सब बच्चे बोर्ड पर देखो, इनके मध्य दूरी कितनी, a मीटर है ना, इनके मध्य दूरी कितनी, a मीटर। देखो बोर्ड पर देखो, प्लस के 9e प्लस के e, इनके मध्य बीच की दूरी कितनी, a मीटर। तो एक तीसरा आवेश रखने को कहा, एक तीसरा आवेश चलो हमने यहाँ रख दिया, तीसरा आवेश क्यों रख दो या बड़े वाला क्यों रख दो, आपकी मर्जी, कुछ भी रख दो, आवेश को तो क्यों तो प्रदर्शित करते हैं, रख दिया तीसरा आवेश। कितनी दूरी पर रख दिया आपने, कुछ पता, कुछ नहीं पता आपको, ये रख दिया आपने x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर रख दिया, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, हमने माना इस वाले आवेश था या इस वाले आवेश था, कितनी दूरी पर रख दिया, x दूरी पर। एक बात बताओ, अगर एक ये यहाँ तक की दूरी x है, पूरी दूरी कितनी यहाँ तक की है, पूरी यहाँ तक समझना, पूरी यहाँ तक कितनी है x, तो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बताता हो कोई, a माइनस एक्स, ए है, ए मतलब x हटा दो तो ये बच जाएगी, इसका मतलब यहाँ तक की a माइनस एक्स होगी, यहाँ तक की है ये दूरी होगी। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो ना, ये आपको 9th क्लास का कौन चैप्टर इस तरह की दूरी निकालने का है ना, तो 9th क्लास भी इसमें यूज होती है। पूरी दूरी कितनी, तो यहाँ तक की दूरी कितनी x, तो अगर हम a मतलब x घटा दो तो ये बच जाएगी, नहीं ये आ जाएगी a माइनस एक्स, घटेगी। तो इसका मतलब आपको यहाँ तक की दूरी भी पता लगी, यहाँ तक की दूरी पता लगी, दिमाग में ये नहीं पर्सन है, पर्सन ये है दूरी निकाल ली क्यों, पर्सन ये नहीं है दूरी निकाल ली क्यों, क्या फायदा दूरी का। इस तरह मैं आपको रटवाता जाऊँ, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, क्यों निकाल ली, आपको पता होना चाहिए। एक आवेश एक आवेश, एक आवेश एक आवेश, दो आवेश ही दो आवेश ही, दो आवेश के मध्य लगने वाला एक बल होता है ना, जब उसका जो सूत्र हो ना 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर है, r का मतलब दूरी हो, उनके बीच की दूरी बताना चाहिए, और जब हम बल निकाल सके, इसलिए हमने दूरी निकाल ली। हमें बल निकालना पड़ेगा ना, तो हमने दूरी निकाल ली, समझ, सवाल की लैंग्वेज पढ़ के पता लग जाएगा आपको, इसलिए दूरी निकाल ली, ये वाली इनकी वाली दूरी निकाल ली। अभी कितने आवेश हुए, दो आवेश, इनके बीच में एक बल लगेगा, वो बल होगा कूलाम का बल। ये भी कितने आवेश हुए, दो, इनके बीच में एक बल लगेगा, वे दोनों संतुलन की अवस्था में। यहाँ जो बल लगेगा ना, यहाँ जो बल लगा बराबर रख कर चलना, बराबर रख, क्या रख कर चलना, बराबर रख कर, है यहाँ जो बल लगने वाला ना हमने मान लिया F1, यहाँ जो बल लगने वाला उससे क्या मान लिया F2। संतुलन की जब भी अवस्था क्या है ना, तो F1 बराबर F2 रख के चलना। जब भी किसी सवाल में संतुलन की अवस्था में संतुलित हो, है नहीं, दोनों तरफ बल बराबर हो, यूँ कहते हैं, इस तरह क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ के पता लग जाएगा। इसलिए क्या हूँ, बुक होनी बहुत ज़्यादा जरूरी। अगर आज जो टॉपिक पढ़ा है ना, वो जाकर अगर बुक में देख जाओ, माँ की कसम खा के कह रहा है, तुम्हारी माँ की कसम, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, समझे नहीं। ये तो कुछ भी नहीं आएंगे, जिस दिन केमिस्ट्री पढ़ ली तो फिर कुछ पढ़ना ही नहीं, जिन्हें पढ़ी हुई केमिस्ट्री इस तो पूछ कर देख हालत, कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, सिर्फ एक बार पढ़नी पड़ेगी केमिस्ट्री, याद हो जा, इतनी आसान है केमिस्ट्री, है नहीं। जो प्रॉब्लम खड़ी करने वाली नो फिजिक्स तक, समझे, और कोई सब्जेक्ट नहीं आया था जो आपको डिफिकल्टी पैदा करने वाला। और आप तो 11th क्लास में पढ़े हुए, तो आपको कहीं क्या प्रॉब्लम करनी, 11th क्लास भी इसलिए पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है, 11th क्लास भी, है नहीं। लेकिन जब मैं समझाऊँ तो मैं ना तो उससे पिछली क्लास का कोई संबंध, ना अगली क्लास का कोई संबंध, देखा होगा, है नहीं। तो आप क्या आना चाहिए, अगर मेरे पास पढ़ना तो आना चाहिए फिर 0, क्या आना चाहिए 0, तो वो बेहतर है नहीं। आधा अधूरा पढ़ने तो बढ़िया कि जो आना चाहिए, क्या मेरे पास पढ़ा हुआ फिर ये होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं आना चाहिए। इसलिए कहता हूँ चुपचाप बैठ, इसलिए कहता हूँ चुपचाप बैठ, फालतू ना बोल, सब पता क्या होने वाला, क्या नहीं होगा, क्या होगा सब पता, तुम्हारा भविष्य पता क्या होने वाला है ना। बच्चों नीचे जब आवा ना बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए, इसका एडमिशन करवाने के लिए, इसका पापा यहाँ खड़े हो जा साइड में आकर कि बताओ स्ट्रक्चर क्या है नहीं, किस तरह पढ़ाई करनी, तो मैं बच्चे को पूरा बात उसके पापा के साथ करता हूँ और बच्चे को पूरी तरह स्कैन कर लूँ, इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या हो सके, बिना बात को स्कैन कर लूँ। मुझे तुम्हारा सबका पता 8 साल 5 साल बाद क्या होगा, पूछ लेना, अंत्यनामिनी है, सब पता, एक देख लेना, होगा वही जो बताऊंगा। चलो बाद में बात करेंगे।
ठीक है नहीं, समझ में आया? चलिए, काफ़ी साल हो गया, 8 से 10 साल हो गया यार इसी चीज़ में गुजरते गुजरते। जब पिछले लोगों को कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसे ऐसे पढ़ के चले गए महान महान रचयिता। F1 बराबर F2, चलो F1 बराबर संतुलन यहाँ लिख देना ऊपर जब सवाल करेंगे। सवाल की थ्योरी डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए? जिस सवाल में थ्योरी नहीं ना उसमें कुछ नहीं है, जिस सवाल में रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। यानी जो आप आंसर दे रहे हैं ना, आप समझ तो पाए सर, अच्छी तरह आपने समझ लिया, इसका आंसर आएगा, आपकी समझ में आएगा। लेकिन जो सामने पेपर में करोगे ना तो बोर्ड में, तो उसका रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव लुक उस पर्सन का है नहीं, वो ना टॉपर किसी और को बना ही ना सका तुम्हारे अलावा, इतना अट्रैक्ट बना दो उसे। ब्लैक पेन नीला पेन इस तरह यूज़ करो, पेंसिल तक की यूज़ करनी, बता कहाँ निकालने, थ्योरी हर कोई छोड़ लेनी, इसलिए रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। यही तो कारण था आपका 10वीं क्लास में, आपके किस सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है ना, 5 4 2 3 1 नंबर कम हुए, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा। जिसके 100 नंबर आए ना, है उसका रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा तो ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर तो ध्यान दिया, अपने माइंड विकसित करने पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने जो प्रदर्शित करा ना, उन्होंने जो आकृति दी क्वेश्चन में, उसे प्रभावित कर दिया। तुम्हारे क्वेश्चन था ज़्यादा प्रभावित कर दिया उस टीचर को जिन्हें काफ़ी चेक करी। समझ में आया बात? इसलिए तुमसे 4-5 नंबर फालतू खींच कर ले चला गया। इसलिए ध्यान रखो, इस बार ऐसा ना हो। कितनी अच्छी बात है, 4 5 टॉपर यहीं से निकल जा, है ना। लेकिन टीचर भी मेहनत करने वाला चाहिए। टीचर जब मेहनत करते तो भी बच्चा भी मेहनती हो, और ऐसा हो सके, कुछ भी हो सके संतुलन की अवस्था में। और तुम्हें एक बात बताऊं, जिस दिन भी एक बार में फोटो आया उस दिन जिंदगी का सबसे खुशी का दिन हो, है नहीं, क्योंकि वो ऐसा दिन हो कि तुम्हारे पेरेंट्स का जो सर हो ना, वो तुम्हारी वजह से ऊंचा हो। उससे बड़े दिन नहीं होता कोई ऐसा भी, है नहीं। अंदर इंटरनली खुशियाँ, वो इंसान सारे गम भूल जा, घर परिवार के आसपास पड़ोसी भी जो विपक्ष में वो पक्ष में हो जा। हमारा मानना ऐसा, हम जब 2014 में फोटो आया था ना, हमारा ऐसा मानना, समझे। तुम्हें पता ही क्या अभी तुम कहाँ उलझ रहे हो। F1 बराबर F2, F1 बराबर F2, चलो मानते हैं। ये कितना है इसमें 2, तो अब इसके मध्य लगने वाला बल, तो यहाँ बल आपको पता होगा, ये आपका सूत्र हो बल का, न्यूमेरिकल के लिए इसे यूज करते हैं, 9 गुणा सी घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना R², है ना। ये वाला बराबर लगाया F2, Q1 और Q1 इंटू Q2 अभी करना है। इधर भी ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, 9 गुणा सी घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा? आपको हाँ पढ़ा। अब इसके अंदर मान भरने वाले 9 गुणा सी घात 9, इसका कोई मतलब नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये गुणा में इधर जाकर भाग में कट जाएगा, हमने पहले काट दिया। अब यहाँ Q1 Q2 F1 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखो Q1 का मान इतना, Q2 का मान इतना, तो कंफ्यूज नहीं हो ना। Q1 का मान यहाँ कितना रखना, 9 ही, प्लस के 9 ही, तो आप लिख देंगे यहाँ प्लस के 9 ही गुणा Q2 का मान कितना, यहाँ से Q कितना Q अपॉन R, यहाँ तक लेके यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी, x नहीं है तो यहाँ x रखना, R² नहीं रखना, x²। यही तो कन्फ्यूजन वाली बात है। सवाल सारे कर दोगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। बराबर जब भी कहते हैं संतुलन की अवस्था में F1 बराबर F2, कुछ दूरी मान लेना x पसंद नहीं है, अगर यहाँ तक की दूरी 3 दे रखी ना तो कोई बात नहीं, a मान लेना, जो पसंद हो रख दो, है नहीं। n रख दो, m रख दो, p रख दो, t रख दो, r रख दो, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 की वैल्यू कितनी, क्यों नहीं है इधर F2 के लिए, क्योंकि कितनी Q गुना Q2 की वैल्यू कितनी, प्लस के, कितनी प्लस के, अपोन में कितना R, n तक की दूरी बताओ कितनी, यहाँ तक की दूरी कितनी, a माइनस के x का होल स्क्वायर, a माइनस के x का होल स्क्वायर है ये दूरी यहाँ तक की, इस तरह। अब ये क्यों तो क्यों नहीं कैंसिल हो जाएगा, क्यों जाएगा कैंसिल, ऐसा मान कर चल रहा हूँ आप 12th क्लास के बच्चे हो, ये क्यों ना यहाँ चला जाएगा, जब नीचे जाएगा क्यों कट जाएगा कैंसिल, तो हमने पहले काट दिया। हम ऐसा मान कर चले आप 12th क्लास के बच्चे हो, मेरे ही पास पढ़े हुए हो, है ना, कोई प्रॉब्लम। हाँ तो इधर ही कट गया, कट ही सकता इस तरह, इधर ही। ऊपर बताओ क्या बच गया, 9 अपॉन कितना x²। अब मत कहना कि दिखाई नहीं देता है, उसमें मोबाइल के अंदर दिखाई नहीं देता क्योंकि कितना बड़ा लिखा जा रहा है, अभी दिखाई नहीं दे रहा, चाटा लगा गाल पर खींच कर, बराबर कितना, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ कितना बच जाएगा, 1 अपॉन a माइनस के x पूरे का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, 9। अब बताओ यहाँ तक x की वैल्यू निकालनी, जब तो पता लगा तीसरा आवेश कितनी दूरी पर रखा था, उसने कहा था तीसरा आवेश कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि दोनों आवेश संतुलन की अवस्था में हो, इसका मतलब हम x की वैल्यू निकालनी। अब ये रहा आपका पास एक समीकरण, है ना, इस x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस तरह का जो समीकरण था वो आपने 10वीं क्लास में सीखा था, चौथे चैप्टर में, है नहीं, हर चीज़ हो यहाँ से यूज। देखो आप इस तरह का जो समीकरण था हल करना, वो कहाँ से सीखा था, चौथे चैप्टर में 10वीं क्लास में सीखा था, इस तरह के समीकरण कैसे हल करते हैं, 9 बटा, इसलिए हर चीज़ एक दूसरे से लिंक आपको पता नहीं चलता, है ना। x² बराबर कितना, a माइनस के x पूरे का होल स्क्वायर, कर नहीं सकते इस तरह से। इसे बताओ कैसे लिख सको, कोई बता सका x का मान कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर, जी नहीं, अब बताओ, जी नहीं, है नहीं, अब बताओ बताओ, जी नहीं, पलटी मारने का दिन चले गए, पलटी आपने बहुत मार ली पलटी, अब कितनी पलटी मारोगे, ये 9 रहा, 9 को लिख सकते हैं आप 3 अपॉन x
और पूरे का होल स्क्वायर। बताओ आप ऐसे लिख नहीं सकते क्या इस तरह, है ना। आप इसे बताओ इधर साइड में 1/a माइनस के एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख नहीं सकते क्या, बताओ, है नहीं। आप में हम में ये तो फर्क है ना। तुम बताते हो ऐसा, हम बताते हो वैसे, है नहीं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये मत कहना क्यों, स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जाएगा, रूट तो 2 घट जा, या ऐसे भी कैसे को तुलना करने पर इधर भी घात दो तो इधर भी घात दो, तो क्यों ना मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 बटे क्या लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ बराबर। अब बताओ क्या लिखा हुआ यहाँ, 1/a माइनस एक्स लिखा हुआ। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम है। मल्टीप्लाई करो तो कितना बैठेगा 3a, इसकी इसमें गुणा करो कितना बैठेगा 3x बराबर कितना x, माइनस का तो जाकर प्लस का, तो कितना जाएगा 4x बराबर कितना 3a। हमें x की वैल्यू निकालनी, ना कि a की वैल्यू निकालनी हो। 4 इधर चल जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/4, 3a/4, 3a/4। यही आपका आंसर था। कैसे करना सवाल का, इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो x का मान कितना है 3a/4, यानी जो तीसरा आवेश होगा 3a/4 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा, अगर दोनों आवेश को संतुलन की अवस्था में रखना होगा तो। इधर भी इतना ही बल लगेगा, इधर भी इतना बल लगेगा, जब 3a/4 दूरी पर हो तीसरा आवेश। ये निकालना था x का मान, यही सवाल है, दोबारा समझ लो। इसकी जगह ना प्लस के 9 की जगह 4 ही भी आ जाएगा और 16 आया हुआ सवाल बदल के इस तरह आया हुआ। दूंगा सवाल, पहले से नोट करो, पहले से नोट करो सवाल। समझ में आ रहा कहाँ तक किस तरह चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं तक, यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस तरह का सवाल दिया कर सकते हो। चलिए, इस तरह के आपको आज 2 से 3 सवाल दिए जाएंगे। कोई प्रॉब्लम, इस बार आए नहीं सवाल, लेकिन इस बार आएगा सवाल। हम कह रहे हैं इस बार जो 2021 का बोर्ड होगा ना, उसमें इस तरह का सवाल जरूर आएगा। कूलम के नियम का इस बार कोई सवाल नहीं आया था, समझ गए। इस बार आएगा सवाल, 1 साल छोड़कर 1 साल छोड़ के 1 साल सवाल की प्रक्रिया है। कुछ है नहीं देने का लायक, है नहीं, कुछ दे लेने लायक बन भी नहीं सकता। तो कूलम के नियम से संबंधित जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं ना, उन्होंने करा दिया आपको, या बनने वाले वे भी करा दिए। अब आपके ऊपर निर्भर करा कि आपने बुक उठाई थी या नहीं उठाई थी। आप अपने साथ धोखा कर रहे। एक समय ऐसा आगा आपके पास इतना सिलेबस हो जाएगा, फिर आप कभी बुक भी नहीं उठा सकते, काफ़ी भारी पड़ जाएगी आपको। इसलिए कह रहा है अभी बुक उठा लेना। न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ना मत बिल्कुल भी। आज ही घर जाकर देखना। पराविद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सर ने पढ़ाया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ रखा हुआ। चलिए सवाल लिखिए, सवाल लिखिए, इस तरह का ही सवाल बिल्कुल जहाँ लिखा हुआ ना। चलो सवाल लिखो, चलो लिखवाता हूँ, सवाल लिखो। प्लस के 4e तथा ई, प्लस के 4e तथा ई 2 सजातीय आवेश, सजातीय आवेश है दोनों। प्लस के 4e तथा ई 2 सजातीय आवेश, प्लस के 4e तथा ई 2 सजातीय आवेश, प्लस के 4e तथा ई 2 सजातीय आवेश, 2 सजातीय आवेश, 2 सजातीय आवेश के बीच की दूरी 4 मीटर है। 2 सजातीय आवेश के बीच की दूरी 4 मीटर है। एक तीसरा आवेश
के बीच की दूरी 4 मीटर है। एक तीसरा आवेश के बीच की दूरी 4 मीटर है। एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए ताकि ये दोनों आवेश संतुलन की अवस्था में हो, ताकि ये दोनों आवेश संतुलन की अवस्था में हो, ताकि ये दोनों आवेश संतुलन की अवस्था में हो। ताकि ये दोनों आवेश संतुलन की अवस्था में हो। कर लोगे ना? आंसर लिखो इसका, सब बच्चे आंसर लिखो। इसका क्या आंसर आना चाहिए? आंसर लिखो, इसका आंसर आना चाहिए x बराबर 8/3 मीटर। x बराबर 8/3 मीटर। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। इस वाले को घर से करिएगा। HW। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कूलम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 2 सजातीय आवेश। क्वेश्चन लिखिए 2 सजातीय आवेश। क्वेश्चन नंबर 3 आज का। क्वेश्चन नंबर 3 2 सजातीय आवेश। 2 सजातीय आवेश Q1 इंटू Q2, Q1 और Q2, Q1 और Q2। 2 सजातीय आवेश Q1 और Q2। 2 सजातीय आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर, r स्मॉल r लिखना, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरा आवेश r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरा आवेश स्मॉल क्यू लिखना, बड़े वाला क्यों लिखना। अब एक तीसरा आवेश बड़े वाला क्यों, इस तरह। एक तीसरा आवेश कैपिटल क्यों, है ना। एक तीसरा आवेश क्यों कहाँ रखा जाए ताकि दोनों आवेश द्वारा क्यों पर, ये वाला क्यों लिखना दोबारा फिर, ताकि दोनों आवेश द्वारा क्यों पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो। वेरी गुड, वही मतलब सवाल का इसका। ताकि क्यों पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, ताकि कैपिटल क्यों पर, ताकि क्यों पर लगने वाला बल परिणामी बल शून्य हो, ताकि क्यों पर लगने वाला बल परिणामी बल शून्य हो। सवाल का वही मतलब, लैंग्वेज बदल दी तो आपको कंफ्यूज कर रहा सवाल का, समझे। ऐसे ही कंफ्यूज करते सवाल लोगों। एक न्यूमेरिकल आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। आज ही का लास्ट न्यूमेरिकल होगा। कूलम के नियम से, यानी कूलम का नियम पूरी तरह मेरी तरफ से खत्म हो गया। यानी आपको कुछ लगता हो, इस तरह के पर्सन हो, आपको कंफ्यूज कर रहे हो, चाहे बोर्ड के पर्सन हो या ऑब्जेक्टिव पर्सन हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे बताओ इस तरह का पर्सन जो होगा। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन लिखो। दावत करनी है, दावत करनी थी, अच्छा दावत करनी। आंसर, इसका आंसर लिख लो। इसका आंसर होना चाहिए जो न्यूमेरिकल बताया अभी, r बराबर, इसका आंसर है r बराबर x बराबर r/2, x बराबर r/2, इसका आंसर होना चाहिए x बराबर आंसर r/2। नेक्स्ट पर्सन आज का, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है इसका, ये आज का इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना बात। ये पेपर में आ सकता है जो देने वाला हूँ, ये आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। क्वेश्चन 4 आज का। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? क्या कोई बच्चा बता सकता है अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? इससे यह पता चलता है आप प्रैक्टिस कम करते हैं। एक अल्फा कण पर 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। 2He की फॉर्मूला हमने सवाल किया था। इससे यह पता चलता है आप प्रैक्टिस में नहीं है, समझे। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण, प्रोटॉन में बताओ आवेश कितना होगा? प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये रही आपकी Q1 की वैल्यू। अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण को 2He की 4 भी कहते हैं, उस दिन बताया गया था। इस पर आवेश होता है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम का आवेश। जब आप सवाल करेंगे आप नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि आपको पता नहीं कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, समझे। प्रोटॉन और अल्फा कण के बीच की दूरी, रुक जाओ, क्या लिखा ये बताओ। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण के बीच कूलम बल की गणना करो। एक प्रोटॉन
और एक अल्फा कण के बीच कूलाम बल की गणना करो। कूलाम बल की गणना करो। कूलाम बल की गणना करो। कूलाम बल की गणना करो जब उनके मध्य दूरी 4 गुना 10 की घात माइनस के 15 मीटर हो। 4 गुना 10 की घात माइनस के 15 मीटर हो। जब उनके बीच की दूरी 4 गुना 10 की घात माइनस के 15 मीटर हो। किसके बीच की दूरी है? किसके बीच की दूरी है? प्रोटॉन और अल्फा कण के बीच की दूरी। अल्फा कण पर कितना वेस हो? 3.2 गुना 10 माइनस के 19 कूलाम का वेस। कोई बता सकता है अल्फा कण पर 3.2 गुना 10 माइनस के 19 कूलाम का वेस क्यों हो? क्या कोई बच्चा बता सकता है अल्फा कण पर 3.2 गुना 10 माइनस के 19 कूलाम का वेस क्यों हो? आप फिजिक्स नहीं पढ़ते, आप टाइम पास करते हो। हमने सिद्ध करवाया था। सिद्ध किस तरह करवाया था? ये रहा आपका 2He4 है ना, 2He4 बताया था। कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? 2। सूत्र बताया था क्यू बराबर एन ई, बताया था नहीं क्यू बराबर एन ई 2। एन का मान कितना है? हाँ 2। ई का मान कितना हो? 1.6 गुना 10 की घात माइनस के कितना 19 कूलाम। नोटंकी बाजी करने को सवाल थोड़ा ही हो रहे। जो नोटंकी बाजी करते हो तुम, सवाल ये पढ़ाई नहीं करते, नोटंकी बाजी करते हो तुम, है नहीं। इसकी गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 16 दूनी 32 हो। 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलाम का वेस्ट। इस तरह है नहीं। जो पढ़ाया वो पक्का होना चाहिए, वो भी पक्का नहीं है। क्या करोगे? पढ़ाई करोगे, समझे? कर लोगे। इसका आंसर लिखो। इसका आंसर कितना आना चाहिए? इजी क्वेश्चन है जो आपको न्यूमेरिकल दिया, इसका आंसर आना चाहिए 28.8 न्यूटन। 28.8 न्यूटन पेपर में आया हुआ है सवाल। 28.8 न्यूटन आना चाहिए इसका आंसर, है ना। अब आपका एक और होमवर्क। आपके पास कोई बुक हो, नहीं है तो पड़ोसों की बुक तो मैं कोई बुक नहीं देने वाला आपको, है नहीं। मॉडल हो आपके पास, है ना, या कोई कॉपी हो या किसी के पास, तो 5 न्यूमेरिकल करके लेकर आने। अच्छे न्यूमेरिकल होने चाहिए। 5 न्यूमेरिकल कहीं से लाओ, सर्च कर लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना या गूगल पर सर्च कर लेना, कूलाम के नेम से संबंधित न्यूमेरिकल, समझे। 5 न्यूमेरिकल लेकर आने। कितने? 5 न्यूमेरिकल। 5 न्यूमेरिकल और 5 शॉर्ट क्वेश्चन। वो अपने जो नोट्स होगा समझ में आए तो ऐड कर लेना उसमें। ऐड करने से समझते हो, ये आपका कूलाम का नियम पूरी तरह खत्म हुआ। कूलाम का नियम पूरी तरह आज खत्म हुआ। कल आप मेरे साथ नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। कल का जो क्लास होगा उसमें ही होगा। आज के एपिसोड में इतना रखते हैं, कल मिलते हैं, समझे।